सोल हीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा इंसानियत पसंद अदारा है जिसका मकसद ना सिर्फ ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है, बल्कि इसमें मुशावरत, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा सोल हीलिंग फाउंडेशन माहिरीन नफ्सियात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है, ताकि माहिरीन नफ्सियात के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को तश्कील दिया जा सके। इस अदारे में माहिरीन नफ्सियात अपनी रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब का मकसद दुनिया को रहने की ऐसी जगह बनाना है जहां इंसानों को ज़हनी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब मिल सके। और ये सब मुमकिन हो सका है मोहतरमा साजिदा काज़मी की बदौलत। वो इस अदारे की CEO होने के साथ साथ बहुत काबिल, होनहार और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने भरपूर जोशो जज्बे के साथ सोल हीलिंग फाउंडेशन की बुनियाद बहुत नेक तमन्नाओं के साथ रखी है। Assalamu alaikum. Before starting my lecture, I would like to introduce myself. My name is Asma Malik and I'm a clinical psychologist recently working as a behavior therapist with special kids. I have completed MS in clinical psychology from Rawalpindi University and advanced diploma in clinical psychology from Rawalpindi University. I have 12-year experience and I work with so many different hospitals, and I have so many other expertise as well. I will share it later with you. And I do love to say special thanks and congratulations to Ma'am Sajda and my prayers for your projects. Okay, let's start our lecture, and our today's lecture is about autism spectrum disorder and invisible disability. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए चूज़ किया कि रिसेंटली एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग विद स्पेशल किड्स, तो पाकिस्तान में ऑटिस्टिक बच्चों की रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑटिस्टिक बच्चों पे काम करना, उनके बिहेवियर पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको पहले से आप लोग इन डेप्थ इसको समझ जाएं कि ऑटिज़म बहुत ज़्यादा रेट पाकिस्तान में ज़्यादा है। ओके, इन दिस टॉपिक वी विल कवर द स्पेशल फीचर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क, मेन फोकस इज ऑन ऑटिज़म इन पाकिस्तान एंड आई स्पेशली वर्क एंड डेडिकेट माई वर्क टू आर्मी अकेडमी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी बच्चे मैंने डील किए थे। जिस वक्त मैं ऑटिज़म पे काम कर रही थी, मैं और मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, तो हमने काफ़ी बच्चे वहाँ के देखे थे। डिटेल इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड ऑन ऑटिज़म फ्रॉम डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एंड मैम साजिदा की भी इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यू है। दैट विल आई शेयर इट विद यू इन माई सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह। इसमें एंड CDs आर आल्सो अवेलेबल एंड वी वर्क ऑन अ मैगज़ीन एज वेल। बहुत ही कंप्लीट मैगज़ीन भी इस पे बनी हुई है। इफ़ यू वांट देन आई विल इंशाल्लाह शेयर इट विद यू। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ESD। व्हाट इज़ ESD? सबसे पहले हमने इसको समझना है कि कवर करना है कि क्या है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें 3 एरियाज़ आप माइंड में सेट कर लें। जब भी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की बात ऑटिज़म की बात आती है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की बात आती है, तो आप लोग जहन में रखें इसमें 3 एरियाज़ अफेक्ट होती हैं। ऑटिज़म बच्चा जो है वो 3 एरियाज़ में अफेक्टेड होता है। एक उसका होता है स्पीच और कम्युनिकेशन, दूसरा उसका होता है सोशल स्किल, एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियर। और इन बच्चों का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता है। इन सारी तीनों जो इसके डोमेन है उसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ESD cover a set of developmental disabilities that can cause significant social, communication and behavior challenges. People with ESD process information in their brain differently than other people. Here the important point जो इस पूरे पैराग्राफ में, that is developmental disabilities। मैंने आप लोगों को इसलिए शुरू में कहा कि हमने इसको इसलिए गौर से समझना है, और इस चीज़ को समझने के बाद आप ये जो लेक्चर समझ जाएं और इस चीज़ को आप लोगों ने आगे जाके स्प्रेड करना है, थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस डालनी है, क्योंकि
ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं होता, जब वो हमारे पास आते हैं उनको उनको ये भी नहीं पता होता कि भई मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको मैं किसको दिखाऊं। ठीक है ना। तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स हम लोगों ने केस हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है, ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। अच्छा, अब है कि हु इज़ अफेक्टेड बाय ASD। ASD अफेक्ट पीपल ऑफ एवरी रेस। ज़रूरी नहीं है कि भाई इसमें कोई एक ख़ास रेस है वही अफेक्ट होगी। इसमें एथनिक ग्रुप भी होती है, सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड भी होता है, बट इट इज़ 5 टाइम मोर कॉमन एमंग बॉयज़ दैन गर्ल्स। अभी तक मेरे पास कोई भी लड़की, कोई भी फीमेल या कोई भी जो लड़की बच्ची है वो नहीं आई विद ऑटिज़म डिसऑर्डर। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैंने अभी तक डील किए हैं वो सारे बॉयज़ ही थे। द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एस्टिमेट दैट अबाउट 1% ऑफ एवरी, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 88% चिल्ड्रन विल बी इन आइडेंटिफाइड विद ASD। ठीक है ना। 88 जो है उसमें से कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर होता है। ठीक है ना। को मैं बता रही हूँ रेट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, दिस इज़ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल। इसको ज़रा गौर से आप लोगों ने देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके साथ साथ फिर आगे जाकर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इसको हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्यों कहते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता 1 साल तक कि उसके बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही। लुक एट दिस स्लाइड एंड कंसंट्रेट ऑन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है। फ्रॉम ये जो पर्पल लाइन है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पर्पल लाइन एंड द फर्स्ट लाइन इज़ फ्रॉम 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ, 1 to 6 मंथ का जो एरिया है। ठीक है ना। इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को इंशाल्लाह ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर होंगी। इसको थोड़ा सा और जूम करके बता देती हूँ। इसमें जो फ्रॉम 6 मंथ है जो है, बच्चे क्या करते हैं, कॉपी साउंड्स, बिगेन टू सिट विदाउट सपोर्ट। साउंड्स कॉपी करते हैं, विदाउट सपोर्ट बैठते हैं, लाइक्स टू प्ले विद अदर्स एंड रिपोर्ट्स टू आवर ओन नेम्स। जब भी, अच्छा पहले मैं आपको तीसरा भी बता दूँ फिर आपको थोड़ा समझाती हूँ। स्ट्रिंग्स वोवल्स टुगेदर्स एंड विद बैबलिंग। ठीक है, ओके, इस तरह की। ये नॉर्मल बच्चा आप लोगों ने ख़ुद भी नोट किया, अगर आप लोगों के आगे बहन भाइयों के बच्चे हों या आप लोगों के कज़न्स के बच्चे हों, न्यूली बॉर्न जब हो जाता है 6 मंथ का, तो 6 मंथ तक वो क्या करता है कि रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है। अक्सर हम कहते हैं बच्चे कैसे शक्ल बनाओ, बिल्ली कैसे शक्ल बनाती है, तो बच्चा जो है यूं यूं करके किसी भी तरीके से वो अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाता है और वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। एंड लेटर ऑन वो जो है, जब हम उसके कोई भी नाम हो, कोई भी अली, मिकाल, कोई भी नाम हो, हम जब उसको आवाज़ देते हैं, मिकाल लुक एट मी, देन दे रिस्पॉन्स, एंड फ़ौरनली बच्चा जो है मुड़ के यूँ देख लेता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बच्चे की वो होती है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, पॉइंटिंग आउट दी टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट करना शुरू करता है। बच्चा यूँ इशारा करता है कि ये चीज़ चाहिए, यानी वो अपनी डिमांड्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बच्चा होता है। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे, अगर ये चीज़ें नहीं डेवलप हो रही होती, जब आप लोग केस हिस्ट्री लेते हैं तो आप लोग अपने जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो जब डेवलपमेंटल हिस्ट्री रहती है तो उसको बहुत ही सोच समझ से उनको, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सारी आगे जितनी भी स्पेशल बच्चों की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मिक्सअप हो रहे होते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भाई किस स्टेज पे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो वो किस डोमेन में जा रहा है। ठीक है ना। देन दिस ऑरेंज ब्लॉक शोज़ फ्रॉम 12 मंथ्स टू 1 ईयर। 12 मंथ से 1 ईयर तक, अगर मैं विदाउट रीड करने के बजाय आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं कि 1 ईयर तक बच्चे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं।
प्ले बेस एक्टिविटीज़ बच्चों की एक स्टार्ट हो जाती है। वो दूसरे बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, प्ले करना शुरू कर देते हैं। टॉयज़ उसके सामने रखें तो वो एक उनकी आवाज़ यूँ करके उनकी कोई स्माइल होती है और वो स्माइल करके अपने पेरेंट्स की तरफ देख के और इधर उधर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी तरफ वो ज़ोर करते हैं, ठीक है ना। वो एक ही जगह पे टिक के बैठ के गेम नहीं खेल रहे होते, वो अपने बच्चों की साउंड जब वो उनकी जो आवाज़ें जितनी भी उनकी खेलने में आपस में खेलने की आवाज़ें आ रही होती हैं तो बच्चा उसकी तरफ मूव करता है। उसकी तरफ मूव करते हुए वो कोशिश करता है कि मैं भी जाके उनको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि स्पेशली जब अपनी मदर को देख लें, फेस रिकग्निशन जो होती है, फेस एक्सप्रेशन जो है उसको समझना इनको आ जाते हैं, अपने पेरेंट्स को पहचानना शुरू कर लेते हैं। इवन अपने सिबलिंग्स की तरफ खुशी खुशी अपने हाथ आगे करके ये लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। सिंपल अगर इनसे कोई सेंटेंसेस पूछ के भी जवाब दें तो ये आगे से आंसर नो, नो मम्मा, 2 सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं उसको भी ये लोग बोलना शुरू कर लेते हैं। जो बैबलिंग वर्ड्स होती हैं उसको भी ये प्रॉपरली साउंड करना शुरू कर लेते हैं। मैं स्पीच की तरफ नहीं जाऊंगी कि स्पीच डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, मैं इस वक्त ऑटिस्टिक को ही कंपेयर करके आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है ना। देन फ्रॉम 18 मंथ्स टू 1 ईयर, सॉरी 1.5 ईयर, 18 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है और 1.5 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो काफ़ी, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं इस स्टेज में। हम बड़ों को इतनी समझ नहीं आ रही होती लेकिन बच्चों को हर चीज़ की समझ आ रही होती है, ठीक है ना। दे से सेवरल सिंगल वर्ड्स एंड वॉक अलाउंड। डेफिनेटली नॉर्मल बच्चा जो है वो 1 साल के अंदर अंदर चलना फिरना शुरू कर देते, क्योंकि 6 मंथ में वो तो क्रॉल स्टार्ट कर लेते। 4 to 5 मंथ वो बैठना शुरू करता है विदाउट सपोर्ट, वो ख़ुद अपने उस पर बैठना शुरू कर देता है। 6 के मंथ से ऊपर जाके वो क्रॉल करना शुरू कर देता है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वो खड़ा होना शुरू कर देता है। जब वो 1 ईयर का हो जाता है तो बच्चे के स्टेप्स शुरू हो जाते हैं एंड देन दे डू लव टू enjoy with प्लेइंग विद सिबलिंग्स और विद पेरेंट्स। और ये स्टेज इतने बच्चों की खूबसूरत स्टेज होती है कि पेरेंट्स को भी मज़ा आ रहा होता है। उनके जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और उनकी जो जब वो 2-2-3-3 वर्ड्स को मिला के छोटे छोटे एक स्मॉल एक फोनिक टाइप के इनकी जो अपनी साउंडिश और वो चाइल्डिश एक लैंग्वेज होती है उसमें ये अपनी बातें मनवाना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स से। तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें, ठीक है। 2 इयर्स में बच्चा क्या हो जाता है, सेज 2 to 4 words and gets excited where with others and अच्छा ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट होती है, ठीक है ना। कि बच्चे, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों के बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं और ये इस एज का बच्चा अगर आपके घर पे हो तो वो इधर उधर से जब उसको आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों की तो वो एक डिस्टर्ब सा हो जाता है कि भाई मैं किस तरीके से जाके उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दूँ। कभी वो विंडोज़ की तरफ जो है भागना शुरू करेगा, कभी वो डोर की तरफ भागना शुरू करेगा, और अगर डोर क्लोज़ होता है तो वो स्पेशली अपनी मदर को हाथ से पकड़ के ला के कहते हैं कि मम प्लीज़ ओपन दिस डोर, और यूँ पॉइंट करके कि ये दरवाज़ा खोल दें, ये कर दे, यूँ करके वो अपनी बात मनवा लेते, प्लीज़ ओपन ओपन, जो उसने अपने पेरेंट्स से सीखे होते हैं उस तरह। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं बच्चों के। 3 इयर्स तक बच्चे की जो है सारी चीज़ें हो जाती है। 3 इयर्स जो है 2 to 3 इयर्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टेज होती है। इनकी लर्निंग जो है वो स्पीड में हो रही होती है बच्चों की, इतनी स्पीड में हो रही थी कॉपी करना। और कहते हैं जो रीसेंट रिसर्चेस हैं वो कहते हैं कि अगर इस स्टेज में आप लोग बच्चों को जितनी भी चीज़ें सिखा सकते हैं वो सिखा दें। इस स्टेज में बच्चों की बहुत ज़बरदस्त लर्निंग स्टेज होती है, कॉपी करते हैं फ़ौरन, ये लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं और सब कुछ ये लोग सीख रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो कोई भी ऐड वगैरह चलना शुरू हो जाती है तो बच्चे फ़ौरन उसके साथ यूँ नाच डांस करते करते और कुछ उनके जो साउंड्स होते हैं उसको एंजॉय करके और वही जो ऐड वाली जो सॉन्ग होती है उसको साथ साथ वो गा भी रहे होते हैं, डांस करते करते और कुछ उनके जो साउंड्स होते हैं उसको एंजॉय करके और वही जो ऐड वाली जो सॉन्ग होती है उसको साथ साथ वो
गा भी रहे होते हैं, तो इन्जॉय करते हैं हर चीज़ को, और हर चीज़ को कॉपी करने की ये लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म के, इनकी एक क्वालिटी होती है इस स्टेज पे। इनकी सेंटेंसेस लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है, 2 to 3 सेंटेंसेस बोलना ये लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा, पेज अटेंशन, अच्छा मोटर एक्टिविटीज़, बॉडी बैलेंस इनकी कंट्रोल बिल्कुल सही हो जाती है। डिफ्रेंशिएट करना भी शुरू कर देते हैं डिफरेंट वॉइस में। कोई अगर इरिटेटिंग चीज़ होती है, उनको वॉइस जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, तो ये उसको भी समझ जाते हैं कि भाई अब ये चीज़ जो है मेरी बर्दाश्त से बाहर है, और फिर वो उस चीज़ से अपने आप को हटाने की कोशिश करते हैं। 4 ईयर में क्या करते हैं कि जी 4 ईयर के बच्चे जो होते हैं, होप्स एंड स्टैंड्स ऑन 1 फुट फॉर अप टू 2 सेकेंड। ओके, अगर उनसे अगर एक्सरसाइज करवा दी जाए तो वो 1 से 2 सेकेंड के लिए एक पाँव पे खड़ा भी हो सकता है, वो यानी इन्जॉय करता है। आपने देखा होगा कि स्कूल में जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली जो बेकन हाउस स्कूल है, फॉरवर्ड स्कूल है, ये जो रूट्स हैं, इनमें जब बच्चों को करवाते हैं इसे स्टेज पे, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और हर किस्म की जो एक्सरसाइज ये करते हैं। योगा भी करवाते हैं इनसे, टाइक्वांडो भी करवाते हैं इनसे, जो दूसरी भी गेम्स होते हैं वो सब इससे करवाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये लोग जो है ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था सारा नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस। नाउ कम टू नेक्स्ट, आपके पास है एक ब्रेन की जो स्लाइड है, इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ समझाई जाएगी कि भाई जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनके ब्रेन में कौन कौन से एरियाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ कार्पस कैलोसम, एमिगडाला, सेरिबेलम। इस अभी आप लोगों को अगर मैं बाकी चीज़ें ना भी समझाऊँ तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा विदाउट रीडिंग और विदाउट लुकिंग एट यूर नोट्स। अगर कोई नोट्स बना रहा हो इस वक्त अपने लिए, लिख रहा हो, जो हमारी आदत होती है हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, अगर ना भी लिखें तो आप लोगों को एटलीस्ट इतनी समझ आ गई होगी कि भाई ऑटिस्टिक बच्चा जो है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात स्टार्ट में ऑटिज़म की जो डेफिनेशन थी उसमें समझा दी, और उसके साथ मैंने नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको समझा दिया और नॉर्मल ब्रेन फंक्शन समझा दिए। ठीक है, इसको अब आप रिलेट करें एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, कि ऑटिस्टिक बच्चे के जो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट इफेक्ट होंगे और किस किस एरिया में उनके फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है ना, वो सारे फंक्शंस हमने पढ़ लिए, तो उसकी वजह से फिर क्या क्या उनके जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो हम सिम्टम्स के तौर पर समझते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टार्ट में ही इसी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस हैं, उसी में ही बच्चे को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। इनकी क्या हो जाती है, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया कि जब उनके सेरिबेलम के बारे में हमने बताया ना कि वो स्पीच जो है मसल्स ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है, जब उसका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रॉब्लम उसका क्या होता है, स्पीच। बच्चा जो है 6 मंथ तक बोल ही नहीं पा रहा। ठीक है ना, मदर जो है उसको आवाज़ें दे रही है, वो उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसको जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो क्योंकि उसके मसल्स जो है स्पीच मसल्स ही डेवलप नहीं हुए। दूसरा है फ्लैट रोबोटिक स्पीकिंग वॉइस होती है, सिंग सॉन्ग्स वॉइस होती हैं। अगर वो 8 और 6 और 7 एज में आ जाए तो तब भी उनकी इतनी स्पीच डेवलप नहीं हो रही थी। या अगर उसको अक्सर आपने अगर जिन बच्चों ने ऑटिस्टिक बच्चों को देखा या ना देखा, तो मैं आपको उनकी फिर लेटर ऑन मैं आपको उनकी वीडियोस दिखा दूँगी। उसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि हर चीज़ वो एक सॉन्ग की सूरत में, स्पेशली वो पोइम्स बहुत ज़्यादा जल्दी उसको एंजॉय करते हैं। उसके साथ आपको नहीं देख रहे होंगे, बस अपने ही पोइम जो है ऑल मैकडोनल्ड हैड हम इस तरह करके वो बस अपनी ही लाइफ में वो पोइम्स जो है उनके रिदम्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, ख़ुद ही आपस में ही लगा होता है। ठीक है, इक्लेरिया जो है ये भी एक डिसऑर्डर होती है, एक बीमारी होती है, स्पीच का मसला होता है, रिपीटिंग द सेम फ्रेज ओवर एंड ओवर। इसमें बच्चा क्या करता है, अगर आपने बच्चे को बता दिया कि नो बेबी डोंट डू दिस, तो वो चीज़ वो लर्न करके उसी वर्ड को वो बार बार कहेगा,
नो बेबी डोंट डू दिस, नो बेबी डोंट डू दिस। हर 2 मिनट बाद, हर तीसरे मिनट बाद वो आपको देखे ना देखे, बस वो ये जवाब ज़रूर देगा, नो बेबी, नो बेबी। ठीक है ना। देन कम्स अनदर पॉइंट इज प्रॉब्लम विथ प्रोनाउन सेइंग यू इंस्टेड ऑफ आई। हाँ, फॉर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ऑटिस्टिक बच्चा कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो यू करके बात करती है, यानी वो दूसरों की को पॉइंट करके, अगर कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही होती है या कुछ उसको थेरेपी सेशन मिल रहे होते हैं, तो वो स्टार्ट में यही उसका एक स्टाइल हो जाता है। नॉट यूजिंग और रियरली यूजिंग कॉमन जेस्चर्स का तो मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया कि उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट होते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, पेरेंट्स उनको आवाज़ पे आवाज़ दे रहे होते हैं, कोई भी उनके साथ बच्चे उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनको वो एक ही तरफ में, एक ही तरफ पे होते हैं, ना उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन होता है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। इनएबिलिटी टू स्टे ऑन टॉपिक व्हेन टॉकिंग और आंसरिंग क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड जो पहले भी मैंने आपको समझा दी। नॉट रिकॉग्नाइज स्कैर्सिज्म और जोकिंग। अच्छा, वो तो डेफिनेटली जब बच्चे में इमोशन ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो उसके जोकिंग का क्या पता, उसको किसी भी चीज़ का क्या पता। अच्छा, इस चीज़ को समझते हैं, द साइलेंट ऑटिज्म कैरियर्स। हम, अगर आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो, थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेती हूँ। सेल फोन डू नॉट कॉज ऑटिज्म बट दे हैव कॉज द पुअर स्पर्म्स क्वालिटी। अक्सर जो मेल होते हैं वो अपने पॉकेट में अपना सेल फ़ोन रखते हैं, फीमेल अपने पर्स में रख के साइड पे रखते हैं। उनकी इसके एक पूरा एक आर्टिकल है, इनकी जो स्ट्रॉन्ग रेजेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग रेजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आजकल उस पर रिसर्चेस हो रही हैं। एंड जब मैं आर्टिकल की डिफरेंट आर्टिकल्स पे लेक्चर्स देना शुरू कर दूँगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी कि भाई ये रेजेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं वो सब आपको मैं बाद में समझा दूँगी। लेकिन स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई सेल फ़ोन का उसमें क्या रोल है। जो पुअर स्पर्म्स होते हैं एंड विच हैज़ डिराइवन अ वर्ल्ड वाइड ऑटिज्म स्पाइक्स। ठीक है, नीचे एक ग्राफ दी गई है, ग्राफ को ज़रा आप लोग समझें। तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स जो एक्स एक्सिस पे बताए, इंटेंसिटी फॉर वुमेन, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आप लोगों को इंटेंसिटी जो है वो मेल की बता दी गई है। ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि जी मेल की जो एक्सेस पे देखें, लास्ट पॉइंट जो है इंटेंसिटी फॉर मैन जो है वो 1.0 है, यानी बिल्कुल 10 पॉइंट पे गया हुआ है। और जो फीमेल है उनको अगर आप नोट करें तो ये जो है वो है 4 पे। ठीक है ना, 4 पे आ चुका है इनकी इंटेंसिटी जो है सेल फोन रेडिएशन इंटेंसिटी और रिप्रोडक्टिव डीएनए। ठीक है, 10 इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है ना, अगर हम इसको 10 को एक्स एक्सिस पे के साथ ज्वाइन करेंगे, ये पूरा ग्राफ बनाएंगे, तो ये नीचे जाके 10 के साथ एक्स एक्सिस पे जाके 10 के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा, जो कि 1/100 है। जो 10% जो है और फीमेल का 4% है, तो इसमें आप लोग खुद सोचें कि किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे की जो मेन डिलीवरी में जो मेन पार्ट है वो किसका है, मेल का है, फादर का होता है, फीमेल का नहीं होता। ठीक है, बाप के पुअर जो फादर है उनके जो पुअर स्पर्म्स होते हैं उसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है बाय बर्थ अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा होता है तो उसको मेन जो पॉइंट यहाँ पे समझाने की है, उसमें मेन रोल जो है वो फादर का होता है। ठीक है, ओके। हाउ ASD अफेक्ट पीपल, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ट्राइड ऑफ द इम्पेयरमेंट, डिफ़िकल्टीज विद सोशल इंटरेक्शन, प्रॉब्लम विद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में। लैक ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, इमेजिनेटिव प्ले भी वही चीज़ है जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि वो अपनी ही लाइफ में वो लोग खेल रहे होते, किसी दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करके नहीं खेलते, किसी के साथ वो इन्जॉय नहीं कर रहे होते, ग्रुप प्लेइंग जो है वो इन्जॉय नहीं कर रहे होते। ठीक है,
ओके, अर्ली इंटरव्यू सर्विसेज। अच्छा, इससे काफ़ी मैं आगे सॉरी चली गई। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको कवर करनी है। काजेस हमने पढ़, अच्छा ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च अलर्ट। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि मैं आपको डिफरेंट रिसर्च के थ्रू जो है वो लेक्चर प्रेजेंट करूँगी, ताकि आपको साथ साथ रिसर्चेस के भी पता चल जाए कि भाई कितने रिसर्चेस ऑटिज़म पे हो रहे हैं और रिसर्चेस के जो रिज़ल्ट है वो क्या बता रहे हैं। पेरेंटल रिस्क फैक्टर फॉर ऑटिज़म कम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस, जो एक रिसर्च हुई थी उस वो क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट एविडेंस टू इम्प्लीकेट एनी वन पेरेंटल फैक्टर इन ऑटिज़म etiology, although there is some evidence to suggest that exposure to pregnancy complication may increase the risk factor। ठीक है, फिर जब हमारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मदर्स की, तो उसकी वजह से भी ऑटिज़म जो है, बच्चे जो है वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑटिज़म क्या है? लेवल 3 रिक्वायर्ड वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, लेवल 2 रिक्वायर सब्सटेंशियल सपोर्ट एंड लेवल 1 रिक्वायर्स सपोर्ट। ओके, आप लोगों को थोड़ी ये भी बता दूं कि ऑटिस्टिक बच्चा जो है, पेरेंट्स को अप्रिशिएट करें, उनको डिग्रेड कभी मत करें। उनसे कहें कि भाई ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्पीच डेवलप नहीं हो रही, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, वो जी एग्रेसिव है तो वो किसी भी आगे चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता, वो आगे पढ़ ही नहीं सकता, उसको पढ़ा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं, बस वो स्पेशल स्कूल वैसे ही जाएगा और टाइम स्पेंड करके वापस आएगा। उनके पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस दे। ये आप लोगों के साथ मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ शेयर करूँगी, सेलिब्रिटीज़ के बारे में शेयर करूँगी कि वो कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जो डायग्नोस ऑटिस्टिक थे, ठीक है ना, जिनको ऑटिज़म डायग्नोस हो चुका था। इसको सभी पहचानते होंगे। स्विमर आसिम जर बेग, पाकिस्तान फर्स्ट गोल्ड मेडल at the 2015 Special Olympic Games underway in Los Angeles, United States of America, according to Special Olympic Pakistan। आसिम जर जो थे क्या थे? स्विमर, गोल्ड मेडलिस्ट थे, एंड ही वाज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ठीक है, ये इतना आगे इस निकल चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारे पास जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे आजकल, मैंने जो हमारे पाकिस्तान की से रिलेटेड तो नहीं, आगे मैंने 1-2-3 वीडियोस और भी ऑटिस्टिक बच्चों पे जब सर्च की थी तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्चेस और भी सामने आए थे, और उसमें अमेरिका की काफ़ी जो APA वालों की 2-3 रिसर्चेस थे, वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली जब मैं लेक्चर दूँगी उसमें मैं आपको फिर डिटेल उसकी बता दूँगी। उसमें बहुत से बच्चों ने PhD भी कर लिए थे, ऑटिस्टिक बच्चे थे, और वो अपनी जब लाइफ स्टोरीज़ बताते हैं तो फिर उससे इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। तो आप लोग इनके पेरेंट्स को फर्स्ट जो है पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। पेरेंट्स को काउंसल करें कि भाई आप, इनके बच्चे जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। पेरेंट और जो हम साइकोलॉजिस्ट जो भी है, उनकी आपस पे जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आपस में मिल के उस बच्चे पे काम करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी काफ़ी बच्चे जो है, जिस तरह ये आसिम जर है, इसी तरह और भी काफ़ी बच्चे जो है वो मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, डॉक्टर नीलम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑटिज़म इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मैंने इसलिए आप लोगों को न्यूरल जो ब्रेन जो स्ट्रक्चर था उससे रिलेट करके, जो हमारी जो नॉर्मल डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थे उसको ब्रेन के साथ रिलेट करके पूरी चीज़ स्टार्ट में इसलिए समझा दी। in which growth and development of the brain, according to Neelam,
in which growth and the development of the brain for some reason is abnormal। ये चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर नीलम क्या कह रही हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हमने कहा कि वाइड स्पेक्ट्रम के, हमने कहा कि भाई हम लोग अक्सर बच्चे जो है साइकोलॉजी के बच्चे जो है वो कहते हैं, कुछ कह रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कुछ कह रहे हैं जी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये क्या है, न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारी जहन में एकदम से ब्रेन आ जाता है, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी जो लाइफ स्टेजेस हैं, हमारी जो नॉर्मल स्टेजेस हैं उसके डेवलपमेंटल ग्रोथ के, तो वो जहन में आते हैं। तो भाई ये ऑटिज़म कर क्या रहा है फिर इसमें। तो इसलिए मैंने आप लोगों को डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थे उसको ब्रेन के साथ, ब्रेन के जो मेन एरियाज है जो ऑटिस्टिक बच्चों में अफेक्ट होते हैं उसके साथ लिंक करके समझा दिए, ताकि आप लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट ना करो। कभी आपसे अगर क्वेश्चन की जाए तो आप लोग इसमें जो है गलती ना करो एकदम से। अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एकदम से आप लोग अगर कहेंगे कि जो ऑटिज़म है दैट इज़ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, तो वो कहेंगे अच्छा इज़ दैट अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो इसने कुछ ज़्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन कर लिया, न्यूरो डेवलपमेंटल तो हमने इतनी उसमें पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों में, किसी की बातों में कंफ्यूज नहीं होना, इनको लिंक करके समझें तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ईजीली समझ आ जाएंगी। Children are often scolded at or severely beaten when they get poor grades, as in Pakistan people aren't educated to recognize sign of autism। आर्टिकल बाय डॉक्टर नीलम इख्तियार, ठीक है। ये इनकी आर्टिकल थी, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। इसकी साइड जो लिंक्स है वो जब मैं आप लोगों के साथ रेफरेंसेस शेयर करूँगी तो उसमें आप लोग रेफरेंस में जाके इनका जो पूरा आर्टिकल है वो रीड करके आपको बहुत ही मज़े की चीज़ें उसमें से मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसमें से मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। अब कॉजेज़ ऑफ ऑटिज़म हमने स्टार्ट में भी पढ़ ली, हमने जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए, हमने फादर का रोल पढ़ लिया कि कितना फादर का कितने % रोल है उसमें, सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर भी पढ़ते हैं एक मज़ीद उसको जाके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ब्रेन होती हैं, क्लियर हो गया एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ब्रेन आपको क्लियर हो गया। जेनेटिक डिस्पोजिशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया, पोअर स्पर्म की जो हमने डिटेल में बात की। वैक्सीनेशंस हो गई, एंटीबॉडीज़ हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो गए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मदर के जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब जो वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज़ वगैरह, ये चीज़ें मैं आप लोगों को लिंक करके समझा दूँ कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जब हमने स्टार्ट में पढ़ी तो मदर जो है विद डिप्रेशन, प्रेगनेंसी में अक्सर मदर डिप्रेशन, काफ़ी सीवियर डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कभी कभी ये लोग जो है एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर देते हैं इसी उसमें। तो बहुत ज़्यादा जब वो ख़ुद मेडिकेशंस पे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो लिंक नहीं होता अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेबल, वो नहीं होता, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं और बच्चा जो है वो एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो जाता है। ओके, मज़ीद ऑटिज़म को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अब मज़ीद क्या, अगर आप किसी बच्चे को देख लें और उसकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें तो आप लोगों को मज़ीद इसकी बाकी चीज़ें भी हमने तो पढ़ लिया कि 3 डोमेन तो हमने पढ़ लिए, स्पीच, कम्युनिकेशन और बिहेवियर एंड सोशल स्किल। अब स्पीच में कहाँ पे क्या चीज़ निकल आती है, कम्युनिकेशन में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई ये एक ऑटिस्टिक बच्चा है। कोई बच्चा एंटर हो गया रूम में, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हमें सारी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व करके पता चल जाना चाहिए कि भाई ये एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो इसको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो हमने पहले बता दी, इसमें अब सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पे तो हम बार बार बात करें स्टार्ट से, लेकिन भाई इसमें होता क्या, किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। इम्पल्सिवनेस, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी जो एक मेन पॉइंट जो पीक पर होती है एग्रेशन, इनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होती है। इसमें आप इनकी अगर बिहेवियर देखें तो बोथ साइड पे एग्रेसिव होती है, सेल्फ एंड अदर, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी होती है एंड अदर
भी होती है, दूसरों को भी एकदम से हिट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बच्चे को डील कर रही थी, वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 11 इयर्स का था। तो टेबल की एक साइड पे मैं बैठी होती, दूसरी साइड पे वो बच्चा बैठा होता था। तो जब भी वो बैठ जाता था और मैं जब उसके साथ कोई एक्टिविटी या कुछ भी करने की कोशिश कर रही होती थी, तो वो ज़ोर से टेबल पे टैप करके करके उसकी आवाज़ निकलती थी, ठीक है ना। उसको गुस्सा आ रहा होता था बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाथ अगर यूँ होते तो वो मेरे हाथ पे यूँ करके मारता था बहुत ज़्यादा। हालांकि केस हिस्ट्री जब मैं ले रही थी और जब मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा था उनके बिहेवियर के बारे में कि भाई किस किस्म की एग्रेसिव बिहेवियर है, नहीं है, तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं, मार पीट तो नहीं करता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा इरिटेट हो जाता है तो ज़मीन पे रोल करना शुरू कर देता है और कुछ इस तरह की इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटेड टाइप की बिहेवियर शो करता है। लेकिन उन्होंने बीटिंग बिहेवियर रिपोर्ट ही नहीं की। और हुआ क्या, फर्स्ट स्टेज पे मुझे बहुत मार खानी पड़ी, क्योंकि इसलिए केस हिस्ट्री, किसी भी बच्चे की केस हिस्ट्री लेते वक्त आप लोगों को ये चीज़ पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। जब ये चीज़ें आप लोगों के पास आ जाती, हम लोग शुरू में केस हिस्ट्री सही नहीं ले रहे होते, हम लोग बस कह रहे होते कि भाई बच्चा क्या करता है, ये करता है, वो करता है, बाकी जो मेन डिटेल्स होती है हम लोग उस पर नहीं जाते। बस हमने पेरेंट्स से उनकी बर्थ पूछ ली, उनकी जो है नॉर्मल बर्थ हुई थी, सी सेक्शन हुआ था, ये हुआ था, वो सी चीज़ें पूछ लेते। उससे मज़ीद बिहेवियर, एज अ बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हमने फिर आगे जाके इनके बिहेवियर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, ताकि वो तो आपके पास अपना बच्चा छोड़ के चला गया, बाद में आपने उसको पूरे के पूरा उस पर वर्क ऑन करना है। तो उसके जितने भी वो सिम्टम्स उसके पेरेंट्स बता रहे हैं, उनकी जितनी भी वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं, तो उससे रिलेट करके आपने उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, इसमें आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर करना होता है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा ज़रूर जो है वो एग्रेशन शो करता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ होता है। ये वही बात फिर से बता रही है कि उनकी एक ही चीज़ में बस दिल लग जाए। तो वो मुझे अभी भी याद है, मैंने 1 साल उस बच्चे के साथ काम किया और मैं तकरीबन पूरा 1 मंथ उसके साथ मैं 2 पोएम से, जो उसने, क्योंकि वो पहले फ़ॉरेन से आ चुका था और फ़ॉरेन में उसको ये ऑल मैकडोनल्ड की पोएम और एक वो व्हील ऑन द बस को रोल एंड ऑन, ये 2 पोएम सिखाई गई थी। वो बच्चा जो था उससे आगे मूव ही नहीं कर पाता था। मैं उसका मूड सेट करने के लिए, क्योंकि वो आते साथ ही हाँ करके अपने फादर को भी मार रहा होता था। ऊपर जब हम उसको बिहेवियर रूम में लेकर आते थे तो हमारे साथ प्रॉपर 1-2 जो अटेंडेंट होते थे वो आ जाते थे, भाई इसको पकड़ने के लिए, कभी भी वो अटैक कर सकता था। फिर उसको बिठाने के बाद वो उसका मूड, क्योंकि अग्रेसिव, हाँ बैठते साथ ही जैसे मैंने कहा कि वो मारता था, हाथ पे मारता था, एकदम से यूं करके इस साइड पे मारना शुरू कर देता था। तो उस पर क्या करते थे, उस पर मैंने जब उसकी बिहेवियर की पूरी जब हिस्ट्री ली थी और उससे मैंने ये सारी चीज़ें नोट की थी उनके पेरेंट्स से कि भाई जिस स्कूल से ये बच्चा आया है इसको वहाँ पहले क्या क्या चीज़ करवाई गई हैं। तो ज़रूर आप लोग किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को जब आप लोग देखें तो उसकी केस हिस्ट्री के साथ साथ उसकी जो दूसरी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स जितनी भी होती हैं उसको पूरी इन डेप्थ स्टडी उसकी करें कि हम किस तरीके से उनके साथ वर्बली कम्युनिकेट करेंगे ताकि बच्चा समझ जाए कि भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी स्पीच की हिस्ट्री पढ़ें कि भाई उसने कौन कौन से वर्ड्स जो हैं उनके जहन में क्लियर हो चुके हैं। सेकंड उसकी देखें कि उसको जो मूड स्विंग्स जो होते हैं, उसकी जो मूड चेंज हो रहा होता है, उस पर पहले जो उसकी जो ओल्ड हिस्ट्री है, ओल्ड रिकॉर्ड है उसकी सेशंस की, उसमें उन लोगों ने उसको क्या सिखाया है। ये नहीं कि मैं उसको अपने तरीके से ले जाना चाहूँ, बच्चा जाए नहीं। स्टार्ट हमने एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट उसको एज इट इज़ ही लेना है, जो उसकी ओल्ड हिस्ट्री होगी सेशंस की, थेरेपी सेशंस की। वो बच्चा जो था, मैंने जैसे कहा कि वो पोइम्स के साथ आया, जब मैंने उसकी, क्योंकि अब मैंने पूरी अपनी मेंटल जो है वो सेटिंग जो है वो कर ली थी कि मैंने एक प्रोजेक्ट प्लान कर लिया था कि भाई इसके साथ जो सेशन प्लानर्स हम बना देते तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी कि भाई इतने टाइम से लेकर अगर मैं इसके साथ फर्स्ट 5 सेशंस होंगे तो फर्स्ट 5 सेशन में मैंने इसके साथ किस एरिया में काम करना है और स्टार्ट मैंने किस चीज़ से लेना है। तो क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में उसने पोएम पढ़ा था ओल्ड मैकडोनल्ड, ये रोल ऑन द बस को राउंड एंड ऑन,
तो मैंने जाके उसके साथ उसी से स्टार्ट ले लिया। और वो बच्चा जो था, उसने जब उसको एक चीज़ मिल गई, ये जो इस पॉइंट को मैं समझा रही हूँ कि जो उनकी एक रिपीटेटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंसिस्ट होता है और एक ही एक्टिविटी में होता है, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन उनका जो है ना, वो उस टाइम कंट्रोल हो जाता है। फिर मज़ीद चीज़ें उस पर ईज़िली अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज हर नेम बाय 12 मंथ ऑफ एज। 12 मंथ का बच्चा जो होता है, 1 साल का बच्चा होता है, और उसको अगर आप आवाज़ दे रहे हो तो वो बिल्कुल अपनी आवाज़ पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा होता। जितनी भी आप उसको कहें अली अली अली, वो बिल्कुल ही यूँ करके बैठा होगा, वो मुड़ के नहीं देखा। जबकि एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस में एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसको वैसे भी आप उसको तंग करने के लिए यूँ करें बेबी यूँ करके आवाज़ दें, तो वो एकदम से मोड़ के इवन वो एक्सप्रेशन भी देगा, स्माइल कर लेगा, ये करके उसकी जो छोटे छोटे दांत है वो भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो तो क्यूट सी स्माइल होती है इन बच्चों की। नंबर 4 पॉइंट है नॉट पॉइंटिंग एट ऑब्जेक्ट टू शो इंटरेस्ट बाय 14 मंथ्स। 14 मंथ्स मैंने तो कहा कि भाई 6 मंथ में जो नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, बॉल स्टार्ट हो गई, बच्चा जो है बॉल के पीछे जा रहा है और वो बॉल जो है अपनी मम्मा की तरफ थ्रो कर रहा है, दूसरी जो उसके सिबलिंग्स है उनकी तरफ थ्रो कर रहा है, और वो इन्जॉय कर रहा है इस प्रोसेस को। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चा है भाई 1 साल से भी बड़ा हो गया है, 14 मंथ्स तक पहुँच गया, और वो जो है इस चीज़ को पॉइंट ही नहीं कर रहा, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ वो इशारा करके बात नहीं की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे कोई भी गेम में वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा दूसरे के साथ। नॉट प्लेइंग प्रिटेंड गेम बाय 18 मंथ्स में बिल्कुल ही वो प्रिटेंड करता है, किसी भी गेम में वो दूसरों के साथ मिल के इंजॉय नहीं करता। वो एक सेल्फ सेंटर सी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी। एक टो वॉकिंग होती है। बहुत ही छोटा बच्चा, अगर आपके पास 1 साल का बच्चा, 3 to 4 5 ईयर्स के बच्चे तो ज़रा समझ में फ़ौरन आ जाते हैं कि ये ऑटिस्टिक है। 1 साल का बच्चा होता है तो उसमें फ़ौरन आप लोग उसके इंटर होती बिहेवियर, 2 चीज़ें आप जहन में रखें। टो वॉकिंग हो जाती है, दूसरा वो जो फ्लैपिंग होती है उनकी हैंड्स की, वो शुरू हो जाती है, रिपीटेड फ्लैपिंग होती है उनकी हैंड्स की, और तीसरा उसके एग्रेशन होता है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कवर देयर ईयर्स। जब भी आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे को देखेंगे, वो यूं करके अपने कान बंद करके चल रहा होगा। अगर वो कोई काम भी करेगा तो यूं करके वो उनके हाथ मूव हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको कोई वॉइस पसंद ही नहीं होता। वो एक तरह से किसी भी वॉइस को, इवन अपने मदर की जो आवाज़ है उससे भी वो इरिटेट होता है, तो वो अपने कान बंद करता है। और वो अगर चाहे भी तो किसी चीज़ के साथ काम करना चाहे भी तो वो यूं करके अपने जो वो हैं एल्बोज़ हैं उसके साथ मूव करता है, पेन पकड़ता है, यूं करता है, ये कान यूं करके बंद कर लेता है, और एक हाथ यूं तो फिर यूं करके कोई भी चीज़ अगर वो करना चाहते तो करता है, ठीक है। इस टाइप की बिहेवियर होती है। 4 साइन मेन जो अर्ली साइंस है, आप लोग इसको टो वॉकिंग, कवर देयर ईयर्स, फ्लैपिंग, हैंड फ्लैपिंग होती है, ठीक है, एंड एग्रेशन शो करते हैं। ओके, आई कॉन्टेक्ट इनका नहीं होता, प्रेफरिंग टू बी अलोन, ये चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। गेटिंग अपसेट बाय माइनर चेंजेस मैंने आपको बता, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर तो डेफिनेटली वो किसी भी बात पे किसी भी वक्त उसको हंसा सकता है जब उसके इंटरेस्ट की कोई बात होगी, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा किसी चीज़ में, तो उसको तो मेरे ख्याल में हर चीज़ ही इरिटेट कर रही होती है। स्पिनिंग इन सर्कल होता है, वो यू रोल बॉडी उसकी जो है वो स्पिन कर रहे होते हैं चेयर पे। Having unusual and sometimes intense reaction to the way things smell, taste and feel। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग उनके पेरेंट्स से पूछें कि भाई आपने देखा होगा कि अक्सर पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, बस एक ही चीज़ इसने पकड़ी हुई होती है और ये वही मांगते हैं, इसके लिए हम हमेशा डिनर में वो चीज़ ज़रूर बनाते हैं क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाता। ये एक सिंपल नॉर्मल है जो हमारे पास एज ए लेमैन कोई पेरेंट्स आते हैं वो ये आंसर देते हैं। क्यों? इसलिए कि ऑटिस्टिक बच्चे की स्मेल, टेस्ट की जो फील करने की जो एक वो सेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और वो एक ही चीज़ जो है जो उनको इनकी जो जिस तरह स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा कि सेंसरी इंट्रोगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम पूरा एक लेक्चर मैं आप लोगों को इस पर प्रिपेयर करके दूंगी। इसको बहुत ज़रूरी समझे। ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, लाइट एंड
साउंड होते हैं, फजी ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं बच्चों की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके आगे जाके, ठीक है। ओके, स्क्रीनिंग टूल्स दैट वी यूज़ फॉर ऑटिस्टिक ASD kids. Age and stages questionnaires ASQ3 for children 1 to 66 month. 1 to 66 मंथ जो है उनके लिए स्क्रीनिंग टूल जो है वो ASQ3 यूज़ होता है। डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर स्क्रीनिंग टूल सोशल इमोशनल ASQSE, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एब्रीवेशन जो इनकी है वो ASQ इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा तो आप लोगों को उसकी जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका आपको पता हो। फॉर चिल्ड्रन 6 to 60 मंथ, फर्स्ट हमने 1 to 66 मंथ वाले जो हमारे पास बच्चे होते हैं उन पे ये वाले जो आस्क 3 है ये यूज़ करते हैं। जो आस्क SE है वो 60 मंथ्स जो बच्चे होते हैं उनके होते हैं। ब्रीफ इन्फेंट टॉडलर सोशल इमोशनल असेसमेंट, let's say for children 12 to 36 months, children developmental inventory for children 0 to 6 year, okay, screening questionnaires and autism behavior checklist. These are the screening tools. ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफली समझा देती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी स्टेज पे लगे कि भाई चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग अपने क्वेश्चंस फिर बता दें। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को एक सेपरेट पूरा लेक्चर बना के दे दूँगी। उस जितनी भी आपकी क्वेरीज हों, जितनी भी जिस पॉइंट पे भी आपको लगे कि भाई हमें वो चीज़ प्रॉपर क्लियर नहीं हुई, उसको आप एक क्वेश्चन फॉर्म में डाल के कि मैम हमें ये वाली पॉइंट जो थी आपकी इस चीज़ की समझ नहीं आई, उसको फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। प्रॉब्लम किसी जगह पे इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं आएगी, डरने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ को क्लियरली समझ लें। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो हैं, एजुकेशनल और बिहेवियर थेरेपिस्ट हम लोग ही काम कर रहे होते हैं। अर्ली स्टार्ट, डेनवर मॉडल, क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम क्या करते हैं कि टीचर्स को जो स्पेशल किड्स के जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स के जो टीचर्स होते हैं, मैंने काफ़ी देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग जी इसमें हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन की है स्पेशल बच्चों में, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होती, वो उन बच्चे को उस तरह से डील नहीं कर रहे होते। तो एज ए बिहेवियर थेरेपिस्ट आप लोगों ने फिर जाके जो टीचर्स होते हैं इन बच्चों के, जो स्पेशल बच्चों के टीचर्स होते हैं, उनको भी एक काउंसलिंग सेशन उनके लिए भी एक तैयार करना होता है कि भाई आप लोगों ने एक क्लास में सिर्फ सारे के सारे ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होते। अब एक स्पेशल बच्चे जो स्कूल है उसमें डिफरेंट लेवल के क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक लेवल में जी हमारे पास जो बच्चे आते हैं उसमें ऑटिस्टिक भी होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ भी होंगे, बाकी भी होंगे। तो उन सारे बच्चों को एक ही उसमें क्लास में हैंडल करना टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसमें सबसे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव होते हैं और ऑलरेडी वो कोई भी नॉइज़ी एरिया को पसंद ही नहीं कर रहे होते, और स्पेशल बच्चे तो सारे जो है शोर करते हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा होता है तो वो उस एरिया में उस क्लास में डिस्टर्ब हो रहा होता है, इसलिए वो अपने कान मैंने जैसे बताया कि बंद कर रहे होते हैं। तो उस बच्चे के इसलिए यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट प्लान में अपने उसमें डाल दें। मोटर रिस्पॉन्सेस ट्रीटमेंट, स्पीच थेरेपी मैंने बता दिया आप लोगों को। फिज़िकल थेरेपी जो है, हाँ ऑटिस्टिक बच्चे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टो वॉकिंग कर रहे होते हैं, उनकी हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके हाथ जो है यूँ करके स्टाइल में भी कभी कभी बच्चों के होते हैं, या फिर यूँ हिला हिला के फिर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो भी बहुत काम कर रहे थे। हमने आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि उनके फाइन मोटर स्किल्स इतने डेवलप नहीं होते, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो उनके फाइन मोटर स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच एंड मेडिकेशंस लिए ज़रूरी तो एग्रेसिव होते हैं ना भाई। अगेन रिसर्च अलर्ट, एज आई टोल्ड यू के साथ साथ हम लोग बीच में छोटे छोटे रिसर्च की मैं
रिसर्च तो बड़े हैं लेकिन मैंने आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दी हैं। ऑब्सेशन एंड कंपल्शन इन एस्पर्गर सिंड्रोम एंड हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे 3, 2 और 1 के, उसके बारे में ये रिसर्च है। उसमें बताया जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके में क्या होता है, ऑब्सेशन एंड कंपल्जन आर बोथ कॉमन इन एडल्ट विथ हाई फंक्शनिंग ASD and are associated with the significant level of distress. And this article is research was about adults, autistic adults, okay, उनमें कंपल्जन और जो ऑब्सेशन है बोथ हाई लेवल में होते हैं। ओके, ऑटिज्म एंड unwarranted stigma. In Pakistan, parents whose children are diagnosed with autism have to grapple with challenges such as lack of awareness, a dearth of professional medical expertise, almost non-existent healthcare, and most of all social stigma. These challenges leads to denial and the isolation. जी, ऑटिस्टिक बच्चा बेचारा तो सफ़र कर रहा होता है लेकिन उसके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स, मैंने स्टार्ट में ही लेक्चर को अगर आपको याद है फर्स्ट स्लाइड जब ऑटिज्म की हेडिंग आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेक्चर इसलिए मैंने सबसे पहले चूज़ किया प्रेजेंट करने के लिए कि पाकिस्तान में ऑटिज़म की रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऑटिस्टिक बच्चों की रेट, और पाकिस्तान में क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके बच्चे में जो है वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है, और फिर अगर उनको कोई बता भी दे कि भाई आपका बच्चा जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ है तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई इसको हम किसके पास लेके जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में जाके किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो हैं वो तो अपने ही फील्ड में होते हैं, वो ऑटिस्टिक बच्चे बहुत कम देखते हैं। ये इसलिए मुझे पता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, इसमें तो हमने जितने भी साइकेट्रिस्ट थे उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उनको पता तो था कि भाई ऑटिज़म क्या है, इसमें क्या क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑटिज़म के बच्चे आते ही नहीं हैं, हम डील नहीं करते ऑटिस्टिक बच्चों को, ठीक है, बहुत कम रेट में हम उनको डील कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन बेचारों को भी पता नहीं होता। अच्छा, वो जो, और ना ही हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनके पास कोई वो इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ऑटिज़म के बच्चे जो हैं उस पर कहाँ कहाँ काम हो रहा है, तो वो रेफ़र भी इन पेरेंट्स बेचारों को नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अगर फैमिली में कहीं गैदरिंग में कहीं भी जाते हैं, ये एक डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, तो वो पेरेंट्स बेचारे यहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह से आइसोलेशन में चले जाते हैं कि भाई एक तो एक तरफ से वो अपने बच्चों की तरफ से उसको छोड़ भी तो ऐसे नहीं सकते, ना उनको अवेयरनेस है भाई, ना उनको ऐसी जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा जाता है वो भी नहीं पता, तो वो बेचारे भी आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ घर पे रह जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर आगे जाके जो है वो ज़्यादा रेट जो है पाकिस्तान में, इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों के जो वो है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चे इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है 5 B's: बी ऑनेस्ट, टेल अ वाइट लाई, फुल द डोंट रेपर, आस्क अ न्यू पार्टी टू जॉइन द पार्टी, इन्वोक अ प्राइवेसी क्लॉजेस। ये थोड़े से मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझा दी है कि आप लोग इस तरह की जो एक आइडियम स्टाइल्स की चीज़ें जो बातें हैं उसको समझ जाएं और हर चीज़ को इन डेप्थ समझें, और कोशिश करें कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, तो एक ऑनेस्ट होके और उस चीज़ को पेरेंट्स को, हर किसी को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस दे कि उनको आगे जाके फ़ायदा हो, ठीक है। ओके, फ़न जोन। अभी हम लोगों ने चीज़ें तो काफ़ी पढ़ ली है, लेकिन स्टोरी स्टाइल में हमने जाके बुक्स पढ़नी छोड़ दी हैं। बच्चों को भी हम लोग, उन पेरेंट्स को भी अगर समझाना चाहें तो उनको बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं। जो बुक्स ऑटिज़म पे लिखी गई हैं वो हैं 101 ग्रेट आइडियाज़ एंड ऑटिज़म एस्पर्गर्स, ठीक है।
दूसरी बुक है एट कॉमन कम्युनिटी। बहुत ये बुक आप लोग अगर पर्सनली भी रीड करें तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें सारी एक रियल स्टोरीज़ भी बताई गई हैं जिसमें आप लोगों को ऑटिज़म की मज़ीद डिटेल, अगर आपको लगे कि इस लेक्चर से आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपनी लर्निंग स्टाइल को प्ले बेस एक्टिविटी बनाएं। उसको एक अपना मोड जो है ना, स्टडी का मोड, उसको चेंज कर दें। हमने काफ़ी पढ़ लिया भाई, एमएस तक, एमएससी तक, बीएससी तक हमने काफ़ी पढ़ लिया है। बुक पढ़ते हैं रट्टे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई इसमें ये है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस में आ जाए आप लोग, ठीक है ना। प्रैक्टिकल बेस में आके आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझें। मूवीज़ देखें, ऑटिस्टिक बच्चों पे जो मूवीज़ बनाए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव मूवीज़ हैं। एक जो है ऑटिज़म द म्यूज़िकल है, दूसरा है फ्लाई अवे एंड द थर्ड वन इज़ द स्टोरी ऑफ लुक। ठीक है, ये तीनों मूवीज़ देखें, आप लोग एंजॉय करेंगे और फिर मुझसे ज़रा अपने व्यूज़ भी शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के ये मूवीज़ देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा ऑटिज़म के बारे में। ओके, अब वो पॉइंट आ गया है कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिज़म पे काम कौन कर रहा है। ठीक है, हम लोग इवन हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट भी हमें नहीं पता कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगह, हम लोग फ़ौरन कहते हैं कि भाई जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा जा रहा है, जी आप लोग अपने बच्चे को वहाँ दिखाएं। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि भाई ऑटिस्टिक जो स्कूल्स है वो कहाँ, ये सॉरी ऑटिस्टिक नहीं, ये स्पेशल स्कूल जो है वो कहाँ पर है। तो पीपल वर्किंग जो ऑटिज़म के साथ काम करें पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग हर बाहर की चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हर दूसरी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मैम साजिदा को ही ले लें, उन्होंने इतना 5 साल से उन्होंने जैसे कहा कि वो इस पे काम कर रही थी और फाइनली उनका जो गोल है वो अपनी फाइनल स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे आ गया है, और वो अपने प्लेटफॉर्म को साउल हीलिंग के नाम से उन्होंने ओपन कर लिया है और काम शुरू कर लिया है। तो इसको भी इसके साथ लिंक करके, इसमें स्लाइड तो मैंने उनकी नहीं डाली, आप उनको भी इसमें डाल के, जब आप लोग जितने भी लेक्चर्स मेरे देखते हैं वो देखते, उसमें भी आप लोगों को अवेयरनेस दें कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है, काजी फजली अजीम हैं जी। काजी फजली अजीम इज़ ए पाकिस्तानी फर्स्ट एंड साउथ एशिया's ओनली इंटरनेशनल सेल्फ एडवोकेट फॉर द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। Since 2016, he presented at the United Nations in Anwa on 2nd April 2013 World Autism Awareness Day. ठीक है, हलीमा सादिया, a very famous personality, डायरेक्टर एट ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर, मेरे ख्याल में इनको आप सब लोग जानते होंगे, इस्लामाबाद में हैं। ऑटिज़म स्पेशलिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड, इंडिपेंडेंट ऑटिज़म कंसल्टेंसी। अब जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है उस पर आ जाते। ये तो अभी हमने जो ऑटिज़म पे जो काम कर रहे हैं, जो पर्सनैलिटीज़ थी उनकी बात की, अभी इंस्टीट्यूट पे आते हैं। तो ये आप लोग प्लीज़ इसको आप लोग एक सेपरेट अपने पास, जो आप लोग की एक छोटी नोटबुक टाइप होती है ना, या अपनी दिमाग की जो छोटी नोटबुक है उसको उसमें फ़ीड कर लें, ताकि पेरेंट्स बेचारे, अगर आपके पास ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स आपके पास आएँ तो आप लोग कम अज़ कम जिस एरिया में भी, जो भी साइकोलॉजिस्ट इस एरिया में काम कर रही हो, वो अपने जो नेबर्स में नेबर्स के साथ बैठ के बात कर रहे हो, अगर वो पढ़ रहे हैं, आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वॉलंटियर करके आ रहे हैं, उन सबको पता हो कि भाई कम अज़ कम आप लोग किसी पेरेंट का इतना मसला छोटा सा सॉल्व करो, उनको बताओ कि भाई ये एरियाज़ जो हैं, ये जगह जो है, यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा जा रहा है। फर्स्ट है ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर रावलपिंडी, सेंटर फॉर ऑटिज़म कराची पाकिस्तान। देखें, कराची का भी बता दिया है, रावलपिंडी का भी बता दिया, तो सारी इनसे रिलेटेड हर एरिया के, मैं लाहौर का भी बता रही हूँ कि ये लाहौर चिल्ड्रन सेंटर्स है, लाहौर ऑटिज़म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान लाहौर, इंस्टीट्यूट फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन लाहौर, गवर्नमेंट
शहादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन लाहौर, एम आयशा मेमोरियल सेंटर, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपके पास ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के अलावा जितने भी एरियाज़ है, पेशावर में भी, रावलपिंडी में भी, कराची में भी, लाहौर में भी आर्मी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशंस हैं, और यहाँ पे भी बच्चों को, स्पेशल बच्चों को देखा जा रहा है, ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ माय स्लाइड। यहाँ तक होप्स हो कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा भी इस स्लाइड को दोबारा देखे बगैर मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक समझाती हूँ कि आपको आज मैंने जितना लेक्चर दिया, स्लाइड को मत देखें, दोबारा इसको अभी मत देखें, ठीक है। रात को सोते वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरा लेक्चर था और जो मेरी पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको थोड़ा सा जहन में घुमा के देखें कि भाई ऑटिज़म टॉपिक था और उसमें हमने वैसे ही लेक्चर देख के क्या क्या देखा, ठीक है ना। बिलीव मी, आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर याद होगा, सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट डिटेल वीडियोस के थ्रू दिखाती हूँ, उनको लिंक करके, ये लेक्चर लिंक करके आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो पिन पॉइंट के साथ याद हो जाएंगे, फ़ौरन टिक टिक करके आपको सारी चीज़ें याद होंगी। सो यहाँ तक अल्लाह हाफिज़ एंड होप कि आप लोगों को एवरेज जो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। My name is Sajda Kazmi. I'm a clinical psychologist here in Kohli Foundation for last 18 years. I've done my masters from Peshawar University. I did my MPhil and now I'm doing my PhD. I'm treating mental disorders for last 15 years. IQ test, personality test, scales of different depression, anxiety. I'm applying on my patient. I'm also giving psychotherapy to patients in ward as well as in OPD. मैम हम यहाँ पे जो मैगजीन में काम करें दैट इज़ बेसिकली ऑटिज़म पे कर रहे हैं। तो ऑटिज़म से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चंस करने थे कि ऑटिज़म जैसे आपको भी पता है कि बाय डेफिनेशन जो बच्चा होता है वो सोशली कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं, आई कांटेक्ट उनका पेरेंट्स के साथ भी नहीं होता, बाहर भी इवन अगर ऐसे सेवेल लेवल पे आते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो मॉल्स वगैरह बाहर जाए तो कंटिन्यूसली ये क्राइम स्टार्ट हो जाती है, इनकी नॉन स्टॉप ये होते हैं इस तरह। तो ऑटिज़म के डेली बेसिस पे आपके पास कितने पेशेंट्स ये बच्चे हैं? ये रेशियो तो बहुत कम है हमारे पास ऑटिज़म की, बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, फ्यू पेशेंट रिपोर्ट्स, और ना सिर्फ हमें रिपोर्ट करते हैं बल्कि हम साइकियाट्रिस्ट को भी पेशेंट रेफर कर देते हैं, देयर इज सम रूल ऑफ मेडिकेशन एज वेल। बट सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट तो मैं साइकोलॉजी के हवाले से ही इस पर ज़्यादा बात कर पाऊँगी कि हम उसको इवेलुएट करते हैं, हम उसको डायग्नोज करते हैं कि जब वो डायग्नोसिस पे आ जाते हैं ऑटिज़म तो हम उसके ऊपर बिहेवियरल मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा उसका बिहेवियर हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का रोल है। हम और बहुत बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि छोटे बच्चे आपको देखा हुआ वो बहुत इफेक्ट होते हैं अपनी रीइंफोर्समेंट से कि जो उनको किसी भी हवाले से दी जाती है, तो हम छोटे छोटे बिहेवियर्स को एड्रेस करते हैं, हम फैमिली थेरेपी करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को हम बताते हैं कि उनका जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको कैसे पिक करना है, फिर तो कर लेते हैं लेकिन उसको एड्रेस आपने कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। तो छोटी छोटी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा अच्छी बात करता है तो आप उसको कोई कैंडी भी दे देते हैं या कोई अप्रिसिएशन भी दे देते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप उसका कोई कार्टून भी रिमूव कर दिया या उसकी सिमिलरली कोई कैंडी वो खा रहे हैं, कोई चीज़ चॉकलेट वो पसंद कर रहे तो डेली बेस पे आपको अदरवाइज दे रहे तो आप सोचेंगे अब आपको नहीं मिलेगी। तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं इन चीज़ों को। Children with autism may lack social and emotional response as well. She trying to get his attention. Look at her mother. She is trying to get her attention, his attention, but he is not replying. Her therapist. And this is an autistic child. This child not responds as she is trying to show her emotion. But still this child is not responding to any emotion, and
As the mother get hurt, this child not notice, while this typical developing child is asking from her that she okay. Problem with communication, or one more thing, they delay in or lack of a spoken language. And look at this boy, he's not answering. Now he's showing his impulsivity, aggressive behavior. This autistic child, she used few words such as pronouns or preposition while speaking, so is delayed language, and she is not interested in bringing up topic of conversation, do not answer to any question. Typically developing children is playing appropriately with toys. Look at her, she's playing appropriately with toys of kitten. This type of pretend play often involve communication as well, which in difficulty with children of autistic. Look at her, she also is trying to say something to their mother, and this is an autistic child. Is not engaging in make believe in the toys kitchen. Become now typically developing children and imitate each others during their play. These are typically developing children, and they both are look at this video. In this video, they both are imitating each other. And this autistic child have trouble in imitating other and have spontaneous make behavior.